प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में लेसन सेकंड लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। इसमें हम देखने जा रहे हैं किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको मैं क्रियाकलाप बता देती हूँ पहले से ही। कॉपर सल्फेट को आपने लेना है 5 ग्राम 7 ग्राम जो लेते हैं आप, चीनी मिट्टी की प्याली में उसको पानी में कम से कम पानी में उसको घोल लीजिए। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल लीजिए, कम से कम पानी में। ठीक है, उसके बाद अशुद्धियों को छान लें। उसके बाद उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जितना हो सके आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे गर्म करें और जो है कॉपर सल्फेट घोलते रहें और फिर उसको धीरे धीरे गर्म करते रहें और मंदी आंच पे जो है उसको पानी को भाप के रूप में निकाल दें। विलयन को छानक पत्थर से ढक दें और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। यह प्रक्रम जो है क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, क्रिस्टल बन जाएंगे इसके, बहुत ही सुंदर आकार के नीले रंग के आपको दिखाई देंगे। तो ये क्रिस्टलीकरण कहलाती है प्रक्रिया ये। आगे देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों में उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित होते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं, लेकिन क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती हैं, जबकि क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का भी प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का ऐसा रेखा चित्र 2.13 में दिखाया गया है। जल घर से आपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। देखिए चित्र दिखा रखा है, इसमें ऊपर दिखा रखा था, ये यहाँ पर देखिए जल घर में यानी कि किसी भी वाटर टैंक में पानी कैसे साफ होता है। जल भंडार है, वहाँ से तलहट टैंक है, एक तलहट टैंक में पानी जाएगा, वहाँ पर क्या होगा ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद एक भारण लोडिंग टैंक है, इसमें जो कण तैर रहे थे बीच में ही वो लटक रहे थे उसके अंदर, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। इसमें फिटकरी आदि जैसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है छानक टैंक, इसमें जो पहले जैसे कि लिखा है बारीक बालू होती है, कंकड़ होते हैं नीचे उसके, फिर मोटे कंकड़ होते हैं, यहाँ से पानी छनता है और फिर बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण नामक टैंक में जाता है और वहाँ से पानी जो है घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये थी वाटर टैंक में पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया। आगे है हमारा अगला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो है वो देखिए क्या होते हैं, आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ये। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर समझने के लिए आइए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच के अंतर को जानें। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण जो है यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस आदि, ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें पदार्थ तो नया बनता नहीं, पदार्थ तो भी रहता है। बर्फ़ को आप चाहे पानी बना लो, चाहे उसी पानी को गर्म की भाप बना लो, यानी कि ये तो क्या है भौतिक परिवर्तन ही है। तो ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है।
तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में हम एक पदार्थ क्या देखते हैं कि जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में बदलाव लाता है। रासायनिक परिवर्तन जो है पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, मोमबत्ती को जलाने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों हो सकते हैं। कैसे पता? क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? देखिए एक बार, मोमबत्ती जलती है, मोम पिघलता है, तो देखो पहले मोम ठोस था, फिर मोम पिघल के देखो पतला पतला द्रव के रूप में वो निकलता है, बूंदों के रूप में बाहर की ओर। वो क्या हो गया? पिघला है सिर्फ, पहले ठोस था फिर द्रव बन गया। ये तो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब मोम जलता है कुछ